जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया है। असल में आपके प्रोग्राम में आना मेरे लिए बायसे फख्र होता है और ये बड़े एजाज की बात है कि आपके प्रोग्राम में मैं आके अपने दिल की पड़ास निकाल लेता हूँ। और जुनैद साहब, आपको क्या बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है। इन लोगों को तो सिर्फ जलसे जुलूसों की और लॉन्ग मार्च की पड़ी हुई है, जबकि गरीब आदमी पिस गया है। और जुनैद साहब इस तरह पिसा है जैसे छोटा डड्डू गाड़ी की टायर के नीचे आके पिस जाता है। आप हंस रहे हैं, मैंने इतनी दुखी मिसाल दी है। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये तो बड़ी ही फिक्र वाली बात है। आप देखें गरीब की हालत क्या कर दी है इन्होंने। रोज दूसरे दिन ये जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च निकाल लेते हैं, ऊपर से ड्रोन के ऊपर से फिल्में बना बना के दिखाते हैं कि देखें हमारा लॉन्ग मार्च कितना लंबा है। हालांकि उसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो अपनी फूफी और मामू के घर जा रहे होते हैं। जाहिर है आगे लॉन्ग मार्च होता है तो वो भी उसमें ही रल जाते हैं। तो ड्रोन को उतने पता तो नहीं ना चलता कि कौन कौन लॉन्ग मार्च में आया हुआ है और कौन कौन जरा से पट्टी कराने जा रहा है। बीच में कई लोग दूध लेने जा रहे हैं, कई लोग अपने ससुराल में जा रहे हैं, उनका खाना उधर हुआ होता है। फजूल बातों पे कौम ने मुकाबलेबाजी शुरू की हुई है। छत पे खड़े होकर दो बच्चे थूक फेंकते हैं, कहते हैं देखते हैं पहले किसका थूक नीचे जाता। देखो ना जरा, ये जुनैद साहब ये अवेली अवाम वाले काम है। ऊपर से देखे खान साहब ने असम्बलियों के तोड़ने की बात कर दी है। उस वक्त का मेरे जेहन में वो शेर फंसा हुआ है। कौन सा सर? जान कट लिया बेईमाना वे जान वाली गल करके। यार साहब शेर नहीं है गाना जी। ते गाना शेरां दा ही बंद है और सूजी दा बंद है। जुनैद साहब, बात यह है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। करोड़ों रुपए लगा के तो आवाम बेचारी जो है वो इलेक्शन लड़ती है और ये कितने ढिले मुंह के साथ कह देते हैं कि असम्बलियां तोड़ देंगे। अच्छा राय साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप एक बाखबर सियासतदान है, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम मुस्ताफी हो जाएंगे असम्बलियों से। वही गल होई ना जी, मोया नहीं आखड़े है। मुस्ताफी हो जाएंगे तो फिर असम्बलियों का तो आप ही कड़ाका निकल जाना है। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ करोड़ों रुपये लगा के ये लोग आते हैं असम्बलियों में, इतना पैसा कौम का, मुल्क का, वतन का लगता है। वतन के पैसे में जितनी ज्यादा बचत हो सके करनी चाहिए। 850 सीटों में से 550 पीटीए की निकल जाएंगी तो फिर तो ऐसे ही है ना कि साग में से मक्खन ही निकल गया। माशाल्लाह, असम्बलियों को छोड़े, आपने मिसाल खूब अच्छी दी है। आपकी मिसाल सुन के मुंह में पानी आ गया। बनवाया है आपके लिए राय साहब, खास तौर पे बनवाया हुआ है। अभी खत्म करें इंटरव्यू, अभी आ रहा हो है। गया खत्म, मंगवा ले। तो सर अभी तो शुरू हुआ है। और यार मैंने यही बात करनी थी असम्बलियां तोड़ने वाली। मेरा इंटरव्यू तो खत्म हो गया, मैंने कौन सा इसके बाद यूएनओ का हिसाब किताब सुनाना। जुनैद साहब मंगवा ले। आ रहा है, थोड़ा सब्र कर ले। चलो, बड़ी अच्छी बात है। किधर है लड़का? हाँ तो क्या है, साग है लेकिन अभी पका हुआ ना, कच्चा है। हद हो गई है जुनैद साहब, आप सारे फैसलाबादियों को गोंगे जैसे ही समझते हैं। कच्चा साग कौन खाता है सवाए गोंगे के? अब बात हो रही थी असम्बलियों की। जुनैद साहब, असम्बलियां इस तरह आप इस्तीफा दे देंगे तो खाली हो जाएंगी। अब उधर जो अपोजिशन लीडर है, आप अल्लाह का शुक्र करें, आपको पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़हीन फतीन अपोजिशन लीडर मिला हुआ है। आपको चाहिए कि आप उसके पीछे लाके उसके कमर पे खड़े हो के तो इस वक्त मुल्क को दुरुस्त करें। आप इस्तीफे दे के घरों को चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? कमर पे नहीं खड़े होते, कमर के पीछे खड़े होते हैं सर। वही ना मेरा मतलब है, कमर के पीछे खड़े हो के तो आप साथ दे। जुनैद साहब, मैं अल्लाह के फजल से जब से अपोजिशन लीडर बना हुआ हूँ, आपको मैं क्या बताऊं मैंने कैसी कैसी चीजें असेंबली में डिस्कस की है। ये पिछले दिनों मैंने यहाँ तक कहा कि मेरी बात सुनो
आप लोग फीके खरबूजे जाया कर देते हो। हालांकि जो हकीम और डॉक्टर हैं वो ये नहीं कहते कि मीठा खरबूजा खाने का फायदा है या फीका खरबूजा खाने का नुकसान है जी। वो तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि खरबूजा खाएं। तो आपने अगर कौम को और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है तो आपको फीके खरबूजे भी दिल पे पत्थर रख के खा लेने चाहिए। और फिक्का खरबूजा ना मिठे खरबूजे तो ज्यादा कम करदा जी। आदियों ते नाल बच्चे भी स्कूले छाड़ आंदा और ऐसा खाने पीने की बात हो ये तारीफ ना करे, ये तो गंडेरियों के छिलकों की तारीफ कर देगा, कहेगा इसमें ज्यादा ताकत होती है गंडेरियों की निस्बत, मुफ्त मिले सही इसको। और हजूर गडेरियां जिगर वास्ते अच्छियां होंदियां ने। तो उन्हों दा छिलका जुनैद साहब, मुल्क इस वक्त जिस नहज पे पहुंच गया हुआ है ना जी, हमें अपनी फिक्की और कमजोर बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसलिए फिक्का खरबूजा डिस्कस किया। बहुत अच्छे राजा। जरूरी नहीं है कि हर चीज फायदे के लिए या मजे के लिए ही हो तो वही कौम ने करनी है। आप देखें ना ट्रैफिक के इशारे के ऊपर खड़ा होना ऐसे ही है ना जैसे फिक्का खरबूजा खाना। बंदा दिल पे पत्थर रख के खड़ा होता है मगर खड़ा होना चाहिए। अगर आप इशारा तोड़ेंगे, आप मीठे खरबूजे की तरफ दौड़ेंगे तो फिर ट्रैफिक का निजाम धर्म बरम हो जाता है। राजा साहब कुछ मिसालें आपकी बड़ी गहरी होती हैं, समझ नहीं आती, ये इशारा खरबूजा समझ नहीं ओ आई। यार तू छड़ मिसाल नू तो खरबूजे दा मजा ले। अच्छा राजा साहब ये फरमाया, मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि इस सवाल का जवाब सवाए राजा साहब जैसा जरखेज जहन और दाना इंसान ही दे सकता है जो सियासत के सारे दाव पेच समझता है। ये फरमाइए राजा साहब कि सिंघाड़े अगर घर में उबालें तो पिलपिले क्यों हो जाते हैं? जुनैद साहब आपने बड़ी गहरी बात की है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की किस्मत का दारो मदार इस बात में है। सिंघाड़ों पे देखें बात यह है कि ये लोग आज तक यही नहीं समझ सके कि संघाड़े उबालते नहीं है। बात यही बनी हुई है कि यार मैं संघाड़े लेके आया हूँ उबाल लो। उबालने नहीं चाहिए। उबालने से ये कच्चे और पिलपिले हो जाते हैं। उबालने की बजाय इनको स्टीम करना चाहिए। अच्छा हाँ जी, जिस तरह स्टीम रोस्ट नहीं होता उस तरह इनको भी स्टीम के साथ पकाना चाहिए। उबालने से ये पिलपिले होते हैं। मैंने कहा था ना कि इस सवाल का जवाब जो है एक जरखेज सियासी ज़हन ही दे सकता है। रियाज साहब इसीलिए तो मैं मिन्नते कर लाऊं कि खुदा के वास्ते जितनी देर तक राजा रियाज अपोजिशन लीडर है फायदा चौक लो। फायदा उठा ले, फायदा उठा ले। अल्लाह ताला कभी कभी मौका देता है कौमों को और अगर कौमें उस वक्त से भी फायदा ना उठाएं तो फिर कौमों के संघाड़े पिलपिले ही होने हैं। राजा साहब संघाड़े और शकरकंदी इकट्ठे उबाल ली थी। ओए मैं क्या कहना नहीं उबाली थी तो फिर उबालनी शुरू कर दी। सर जी कौमों से मुझे याद आया ये गोगे और ये ततारी हैं। ये वो वाले ततारी हैं जिनका तारीख में जिक्र है या वो वाले ततारी हैं जो अड़ी करे तो मालक करता है ता 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 ता। अच्छा राजा साहब आपको सिंघाड़ों और शकरकंदी के बारे में बहुत इल्म है और बहुत बाखबर है माशाल्लाह आप, और आपकी खबरियत का बाखबर होने का यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ की समरी पे दस्तखत किए हुए घंटे गुजर गए सदर की तरफ से और आपको पता तक नहीं था, बिल्कुल लाइल्म थे, हवा में तीर चला रहे थे आप खड़े होके। जुनैद साहब ये बात नहीं है। आप लोगों को तो दाद देनी चाहिए कि राजा इतना सख्त असेंबली के मामलात में डूबा होता है कि उसको बाहर की खबर भी नहीं होती। मसला ये है कि मैं उस वक्त अपने कौम के लिए अपने गरीब अवाम के लिए मामलात जो हैं वो ज़हन में दरा रहा था। अच्छा। तो मुझे क्या पता है बाहर क्या हो गया हुआ है। मुझे तो यही था कि ये सदर साहब को अड़ी उड़ी करेंगे दस्तखत करने में। बाद में पता चला कि उन्होंने तो बड़ी मुलायमी से दस्तखत कर दी है। पता भी नहीं चलने दिया। जिस तरह अच्छा डॉक्टर नहीं बच्चे को टीका लगा देता तो पता भी नहीं चलता, इस तरह उन्होंने आराम से दस्तखत कर दिया और पता भी नहीं चलिया कि मामला क्या है। वैसे राजा साहब मामला है क्या? ओ तू छाड़ो उस मामले नु, शकरकंदी भी स्टीम करी दी है। ये जो चीजें होती हैं ना संघाड़े और शकरकंदी, इनको स्टीम करें तो ये फिर ठीक रहती है। अच्छा राजा साहब आपने फरमाया है कि अगर आज इमरान खान वापस असेंबली में आ जाए तो मैं अगले लम्हे जो है
वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़ दूंगा, तो आप दुआ तो करते होंगे कि या अल्लाह के वाकई ना वापस आ जाए। जुनैद साहब, ये तो सियासत होती है ना, सियासत में हवा में तीर तो छोड़ने ही होते हाँ। हैं। जेड़ा बच जावे वो ठीक है, जेड़ा निकल जावे वो शुक्र है। अच्छा तो ये भी तीर वो वाला ही है, जेड़ा निकल जाए तो फिर शुक्र है। अच्छा, इतना कुछ हो गया, आप अभी भी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि आप आज भी तहरीक इंसाफ में ही हैं? नहीं जुनैद साहब, मैं आज भी उधर ही खड़ा हूँ। राजा रियाज की एक जबान है, मैं अल्लाह के फजल से जबान से नहीं मुकरता। मैं तो जुनैद साहब अगर सुबह सुबह सिरी पाए की दुकान पे नाश्ता करने भी चला जाऊं ना, तो मैं यही कहता हूँ यार एक जबान ही पाना। तो पीटीआई में हूँ मैं। तो अगला इलेक्शन में राजा साहब आपने नून लीग की तरफ से तो नहीं ना लड़ना? आज आप कैमरों के सामने दो टोक अंदाज में ऐलान करें। जी सर। जुनैद साहब, सियासत जो होती है ना उसमें कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता, इसलिए वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त पता नहीं क्या कहे। जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त बिस्मिल्लाह, जो भी वक्त कहेगा वो कर लेंगे। वैसे मैं हूँ पीटीआई में। तो फिर आप कह दें कि मुझे नून लीग की टिकट नहीं चाहिए। ओ यार तू छाड़े ना गल्ला नू, उबालनी नहीं शकरकंदी और आराम नाल बाहर काट के ना ते ठंडी करके छिलनी है। अगर गरम छिली है तो खिलर जाती है। राजा साहब आप समझा किसको रहे छीलने का? वो छीलने की जहमत नहीं गवारा करता, वो आपकी तरह सीधा देगची में से कुकर में से निकालता है, गड़प। हद हो गई है यार, फिर मेरा है, मैं तो टाइम जाया कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमने इंतहाई बुसीदा पुरानी तकियानूसी जो कपड़े और रज़ाइयाँ हैं वही सिर्फ गरीबों के हवाले करने हैं। हम थोड़ी सी हिम्मत करें, जहाँ अपने लिए 4 रज़ाइयाँ ख़रीदते हैं तो एक उसमें से अल्लाह ताला का जो वादा है उसको याद करके एक रज़ाई किसी मुस्तहिक के लिए भी ले लें यार। भाईजान, पिछले दिनों आपने सर्दियों की जब आमद थी तो आपने एक मौजू छेड़ा था, बल्कि अक्सर हम लोग इस पे बात करते हैं कि सर्दियों में हमारे पास जो फालतू गर्म कपड़े होते हैं वो हम लोगों को देने में, ज़रूरतमंदों को देने में किस कदर कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। हमारा हौसला नहीं पड़ता कि हम वो कपड़े जो हैं, जूते, जराबें, कोट, स्वेटर, रज़ाइयाँ, कंबल, ये हम दें। वैसे गुस्ताखी माफ, बल्कि कथा कलामी माफ पा जुनैद, ये कंजूसी से ज्यादा मेरा ख्याल है आल कसबी होती है। कि ये इस पे टाइम लगता है ना कि आप अपने वो वाले कपड़े निकालें जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए या आपने नहीं इस्तेमाल करने, वो जरा अलहदा करके, ये 1 दिन का काम है या 2 दिन का काम है, आप वो निकाल के घर की खातून खाना को कहें कि भाई ये किसी को दे दो, या आपके जहन में कोई है तो उसको दे दो। अब बंदा ये सोचता रहता मैं कल कर लूंगा यार, कल कर लूंगा। तो और इतनी देर में सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और पता चलता है कि वतन अजीज़ में 1000 से ज़्यादा अफराद जो है वो सर्दी से ठिठर कर मर गए। 1000 लोग हर साल प्यारे पाकिस्तान में सर्दी से मर जाते हैं, 1000 लोग। अच्छा, मेरे ज़हन में ये बात इसलिए आई कि आजकल सोशल मीडिया पे चंद बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं बहुत ज़्यादा, कि वो बेचारे गत्ते के डब्बों में अंदर घुस के सोए हुए हैं। जो मनाजर हमें कभी कभी जो है वो हिंदुस्तान में नज़र आते थे या इंग्लिस्तान की सड़कों पे नज़र आए थे, जो बेघर जो एशियंस हैं वो उस तरह सोते हैं। और कई बच्चे जो है वो सलंसर गाड़ी का ना उसके बाद लेकिन आपको यहाँ पे हर जगह पे नज़र आते हैं कि रात के वक्त जो है वो मजदूर भी, उनमें नशई भी होते हैं खैर, लेकिन बहरहाल हैं तो इंसान ना यार। और वो ये जो बैनर्स है ना, ये उतार के अपने ऊपर उन्होंने लिए होते हैं। अब बैनर से तो सर्दी नहीं रुकती ना। आज मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि इसका हम सिस्टम क्यों नहीं बनाते। आप पूछेंगे सिस्टम क्या? देखें, हमारे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में तंजीमें ऐसी मौजूद हैं, NGOs मौजूद हैं जो खाना फराहम करती हैं, जो हॉस्पिटल्स में खाना जाके देते हैं, जो सब्सिडी पे खाना देते हैं, अच्छा, जो मुफ्त इलाज करवाते हैं गरीबों का, नादारों का, और मुख्तलिफ किस्म के रफ़ाई काम करते हैं। जब वो इदारा बना लेते हैं ना लोग, तो उनके पास उससे जो मुंसलिका जो सहूलतें हैं ना वो फिर डेवलप करते हैं। मसलन
जो NGOs जो हैं वो बचा हुआ खाना जमा करते हैं ना, उसको वो काबिल इस्तेमाल या प्रेजेंटेबल अंदाज में आगे पेश करने के लिए उनके पास सहूलतें मौजूद होती हैं। ठीक है, मैं कहीं एक रिपोर्ट देख रहा था, तुर्की में विंटर रिलीफ बैंक, तुर्की में उसकी सैकड़ों की तादाद में पूरे तुर्की में ब्रांचें हैं। सिर्फ इस्तांबुल में अजीजी भाईजान 17 ब्रांचें हैं उस बैंक की, विंटर रिलीफ बैंक। अब वो करता क्या है कि जिनके पास भी फालतू रजाइयाँ, स्वेटर, कोट, जर्सियाँ, जराब में जो कुछ भी है ना, वो उस बैंक में जमा करवा देते। आप फ़र्ज़ करें कि वो कई नाकाबिले इस्तेमाल है, फटी हुई हैं, ठीक है, रुई निकली हुई है, मुख्तलिफ है। एक तो वो सबसे पहले ये करते हैं कि वो जो बैंक है उसके पास ये सहूलतें मौजूद है, तो वो उनको काबिल इस्तेमाल बनाते हैं, उसको जो मरम्मत केमिकली हो सकती है। उससे भी पहले मरहले में वो ये करते हैं कि उसको केमिकली ट्रीट करते हैं। तो उसमें से जरासीम वगैरह जो है, कोई बीमारी के जरासीम है, बदबू है, ये वो उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट उसकी की जाती है। उसके बाद फिर उनको रिपेयर किया जाता है, रफू किया जाता है, इसलिए कि उनके पास सामान वो सहूलतें मौजूद होती हैं। ठीक है, और हम ये काम जो है, ये मुख्तलिफ तंजीमें अगर ये काम शुरू कर लें और उसको प्रॉपर तरीके से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि आप हमें ये दे दें और हम फिर उसको ठीक करके तो फिर उन स्पॉट्स पे जाके जहाँ पे मकान बन रहे होते हैं जाके देखें। जब कोई मकान बन रहा होता है ना, एक वैसे ही वो गीला प्लस्तर होता है, वहाँ पे परले दर्जे की ठंड होती है, परले दर्जे की, ठीक है? और वहाँ पे जो मजदूर सोए होते हैं बेचारे, ना उनके नीचे गद्दा होता है ना ऊपर रजाई होती है, वो बड़ी शदीद सर्दी के आलम में होते हैं। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि वो बंदा जो 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया लगा के घर बनवा रहा है, उसको चाहिए कि बीच में से 20,000 रुपया लगा के सारे मजदूरों के लिए वो चीज़ें फराहम, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी वो राया है, उस राया के बारे में उससे सवाल होंगे जितनी देर वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। मजदूर जो है वो आप उनके बाप हैं एक तरह से, आपसे उनके बारे में सवाल होगा। अब एक और भी हमारे जो समाजी रवैये हैं ना, वो भी बड़े ही अजीबोगरीब हैं। बाज़ आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि शनील की रजाइयाँ पड़ी होती हैं, हाँ जी, जो दादी अम्मा से आई होती हैं, अम्मा को मिली होती हैं, अम्मा ने बेटी को देनी होती है, बेटी ने अपनी बेटी को देनी होती हैं, और वो किसी खास मेहमान के इंतजार में होती हैं। वो खास मेहमान सारी जिंदगी नहीं आता और वो शनील की रजाइयाँ पेटी में पड़ी रहती हैं सारी जिंदगी। लेकिन जब वो आता है ना, कोई मेहमान आता है, तो वो सास और बहू एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि निकालनी है, नहीं वो कहते रहन दो, या जब रह नहीं देनी अंदर ही पड़ी हो तो उसका कुछ कर लो, उसको किसी को दे दो। वो शनील की रजाइयाँ कभी निकलती हुई नहीं हमने देखी। अब मेरा मतलब है कि कौन सा दादी की रजाई ऊपर लोगे तो दादी खाब में आ जाएगी। मेरी रजाई कातली उते लई खबरदार, मेरी रजाई भरती थे और पुप्पो सुलेखा आउंडे ये परसों चौथ मेरे हल ते ओनू दे के भेज दे मेरी रजाई। बल्कि कई दादियां ये भी कहती हैं कि या तो उत्ते मैनू रजाई भेजो या मेरे वास्ते दुआ ना करया करो, या अल्लाह दादी अम्मी नू जन्नत ठंडियां हवावां दे, नॉर्मल हवा की दुआ कर लिया और मौसम देख के दुआ किया। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है यहाँ पे, बहुत अहम बात ये है यहाँ पे जी कि आप ये एक तो होता है ना, बुजुर्गों की चीज़ें आपने संभाल के रखी हुई हैं और वो किसी काम में नहीं आ रही हैं और आपने वो मोहब्बत में रखी हुई हैं। आप ये जहन में रखें कि अगर आप ये सोच के किसी गरीब आदमी को दे देंगे कि इसका स्वाब दादी अम्मा को पहुंचे, तो वो मेरा ख्याल है बहुत ही कमाल चीज़ है। फौरी तौर पे जो आपके कोई बुजुर्गों की चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपने ऐसे ही सुवेनियर के तौर पे रखी हुई हैं, उनको दे दें यार, ये सोच के दे दें कि हमारे बुजुर्गों को इसका स्वाब पहुंचे। और भाईजान ये भी हमारी एक, हमें अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए या तब्दील करनी चाहिए कि हमने इंतहाई बुसीदा पुरानी दकियानूसी जो कपड़े और रज़ाइयाँ हैं वही सिर्फ गरीबों के हवाले करने हैं। हम थोड़ी सी हिम्मत करें, जहाँ अपने लिए 4 रज़ाइयाँ ख़रीदते हैं तो एक उसमें से अल्लाह ताला का जो वादा है उसको याद करके एक रज़ाई किसी मुस्तहिक के लिए भी ले लें यार, और वो उसी वक्त नई रज़ाई भी दे दें। ये अलखिदमत वाले, ये सैलाबज़दा इलाकों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उनके एक अहदेदार से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि ये जिन लोगों ने
हमें पुरानी रज़ाइयाँ और लिहाफ दी हैं, उनमें से 30% के करीब ऐसे हैं जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं, यानी वो किसी तरह भी किसी को हवाले भी नहीं किए जा सकते, किसी को देते हुए भी शर्म महसूस होती है। कई गरीब आदमी भी तो जुल्म करते हैं ना। ये गोगा गया है अपनी फुफ्फो के घर, इसकी फुफ्फो ने कहा कि भाई ये तुम्हारे फुफ्फा की अल्लाह बख्शे उसकी रजाई है, तो मैं तुम्हें ये दे रही हूँ पुत्र, ये ऊपर ले लो, तुम्हारे फुफ्फा की रजाई है। तो सवेरे उठ के कहता फुफ्फा मेरे ख्वाब च आया सी रातियों, कहता सी पैक करके नाल ही ले जाइए, ले आया है। नहीं वाकई ये बड़ा जुल्म है, बाखुदा बहुत जुल्म करते हैं हम, और हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और आपकी बात ठीक है कि इसका हिसाब होना है। अल्लाह ताला ने ये पूछना है कि आपके सामने एक आदमी ठठरता रहा, एक आदमी आपके सामने ठठरता रहा और आपके पास वो सामान मौजूद था जो फालतू था, आपके इस्तेमाल का नहीं था, आप उसे देख के उसकी सर्दी ढांप सकते थे। सिर्फ हमें अपने ना समाजी रवैयों में तब्दीली पैदा करने की ज़रूरत है। हमने शायद 2 साल पहले इस बात का जिक्र किया था। मेरे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर अमाद साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इस आदत को हिस्सा बना लिया है कि वो हर सर्दियों की आमद होते ही ना वो बाज़ार से ढेरों गरम ऊनी जराबें खरीदते हैं, और वो जराबें जो हैं वो गाड़ी में पड़ी रहती हैं। वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो जहाँ पर भी देखते हैं उनकी नज़र पड़ती है कि ये ज़रूरतमंद है, मजदूर हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, वो उनको उसी वक्त वो जराबों के पैकेट निकाल के देते जाते हैं। यार कई लोग बाकायदा, मेरे इल्म में है कि सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ, वो बाकायदा थोक वाली दुकानों से थान लेते हैं, जी हाँ, उनके सूट काटते हैं, सर्दियों में 7 गर्म चादरें बाकायदा बांटते हैं। वो 50-60 सूट बांट देते हैं और वो बड़े सस्ते पड़ते हैं। साथ वो बाकायदा सलाई दे देते हैं, 500,000 रुपया फी सूट साथ देते हैं, लो भाई ये जाके अपनी माप का सिलवा न जाने कितने ऐसे बंदे होंगे जिनके पास सूट का कपड़ा तो आ गया कहीं से, लेकिन सिलवाई नहीं है उनके पास, सूट सिलाई के पैसे नहीं। जुनैद मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हम देखते रहे ना जी बचपन में ये चीजें। अब तो यार सिला सिलाया सूट जो है वो 1000-1200 का बहुत अच्छा मिल जाता है। आप अगर हर सर्दियां और हर गर्मियां जाके दुकान से, जैसे वो अमाद भाई जुराबे लेते हैं, इस तरह आप सूट भी लेके तो बांट सकते हैं यार, अपनी अपनी बसात औकात के मुताबिक, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये जरूर करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। बीमारियां भी इससे पैदा होती हैं, पता नहीं कब कब का खाना बचा हुआ जो है फ्रीज हुआ अरे बचा हुआ खाना भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। यकीन कीजिएगा किसी और आदमी के बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन शौकत के बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। नाज़रीन आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में खड़ा है ऐसा कुक या बावर्ची जो मुख्तलिफ तकारीब, शादी ब्याह के मौके पे घरों में जाके खाना पकाता है। अरे भाई छोटी मोटी तकरीब नहीं, बड़े बड़ी शान और शौकत वाली तकरीब, जहां 10-10 हजार आदमियों का मजमा होता है, वहां शौकत, शान और शौकत के साथ खाना बनाता है। बहुत अच्छे। नहीं ये तो आप ठीक फरमा रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी तकरीबात में भी बनाते होंगे खाना। मेहरबानी। हम तो खाने में जो जो 2 नंबरियां होती हैं उसमें बात करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जब खाना पका रहे तो उसमें 2 नंबरी कैसे? अभी बताते हैं आपको। सबसे पहली 2 नंबरी यही होती है कि आप किसी तकरीब में खाना देते हैं और वहां से खाना अगर बच जाए या कुछ भी हो, अगर खाना आपके पास रह जाए तो आप उसको बाकायदा फ्रीज कर लेते हैं और वो बचा कुचा खाना जो है वो किसी और छोटी मोटी तकरीब में आप सर्व कर देते हैं और पैसे अपने बाकायदा उनसे माठ लेते हैं। बिल्कुल। और वो जो फ्रीज शुदा खाना होता है, खास तौर पे पाजनैद जब चिकन का सालन फ्रीज करके दोबारा देते हैं ना जी, तो एक तो उसका टेस्ट ही नहीं वो रहता, दूसरा बाकायदा बोटियां इस तरह की हो जाती है जिਵੇਂ उन्होंने को कोट पई। इतनी देर से फ्रीज होता है कि वो चिकन जो है उसकी दोनों टांगे ऐसे माफी मांग रही होती है ऐसे। अजीजी भाईजान जो तकरीब, उसकी एक्टिंग का मजा ना लेना। अच्छा तुम्हें ऊपर से खुराक वो देखो, उसने ऐसे करके तो ऐसे किया है, आहिस्ता आहिस्ता वो माशाल्लाह परफॉर्मिंग आर्ट का लड़का हो चुका है। बिल्कुल सही तुमने एक्शन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि
बीमारियां भी इससे पैदा होती हैं। हाँ पता नहीं कब कब का खाना बचा हुआ जो है फ्रीज हुआ अरे हुआ। बचा हुआ खाना भाई अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, यकीन कीजिएगा किसी और आदमी के बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन शौकत के बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। अजीजी भाईजान, ये फरीशुदा खाना ही नहीं खिलाते जो तकरीब में परातों में खाना डाल के देते हैं ना। अच्छी अच्छी बोटियां तो कस्टमर जाहिर खा जाते हैं, बाद में जाहिर है हर शादी पे गोगे होते हैं। खोखे के सामने अगर पुलाव वाली परात एक सेकंड के लिए भी गुजरे ना, उसके बाद परात का वही हाल हो जाता है जो मैच के बाद स्टेडियम का हो जाता है, तमाशाई गायब सारे। बाबूजी जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये बड़ी गौर की बात है। बताएं बताएं, मैं वो जो परातों में खाना बच जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, उसकी भी देग बना के अगली तकरीब में वो भी सर्व कर देते हैं। बोटियां तो होती नहीं, उसमें हड्डियां ही होती हैं सिर्फ। आपको ये दुख है कि उसमें बोटियां नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। ओहो, ये वाकई से आती है भाई। अजीजी भाई अक्सर लोग 500 आदमियों का अरेंज करवाते हैं खाने का और वो 600 ले आते हैं, अक्सर 650 700 तक ले आते हैं, लेकिन शौकत वो भी खाना पूरा कर देता है। नहीं तो ये भी ज्यादती है ना, ये तो गलत बात है। उस वक्त तो चलो इज्जत बचेगी, मगर करते तो 2 नंबर से ही पूरा हो ना। वही तो बेचारा वो कह रहा है कि बाद में ऐसा सालन भी आ रहा होता है जिसमें बोटी नहीं होती, तो ये बेचारा तो शादी के ऊपर कोई रिश्तेदारी दोस्ती या मल्लेदारी की वजह से तो जाता ही नहीं, ये तो जाता ही बोटी की वजह से। इसका कैलेंडर भी ऐसा ही है, मंगल को चाचे की बोटी और फिर 27 तारीख को ताए के बड़े बेटे की बोटी। अच्छा, ये चूंकि जहां पे भी गिनती करती है ना जी, अक्सर प्लेटों की गिनती करती है जी, इतनी प्लेट लगी है बड़ी जी। अब लोग जो है वो किसी वक्त प्लेट बड़ी के अंदर ही कचूमर सलाद डाल लिया या किसी में कोई चटनी डाल ली बड़ी प्लेट में। इन्होंने प्लेटों की वजह से ही सारा गिनती का भी बेड़ा गर्क किया होता है। ये जो कह रहे हैं ना 500 के 600 आ जाए, 600 के 700 आ जाए, ये खुद भी अगर 500 की बजाय 450 आए हैं तो ये 550 कर लेते। कभी आज तक आपने घर में खाना पकाया? ब्याह शादियों से ही अपने घर का पहले खाना निकाल लेते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम दरबार सलाम करने जाते हो तो दुआ से पहले ही खाना देग में से निकाल लेते हो। तो इसको तो कई दफा बाबे ने आवाज दे दी है, और पुत्र जेड़ा काम करना है और कार से चल। अच्छा, फिर जो एक जुल्म ये कर रहे हैं और इंतहाई वो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी अगर हो उस पर तो बहुत ही बड़ा जुल्म है। बहुत। जो माड़ा आदमी है ना जी, उसके यहाँ जब ये खाना पकाते हैं तो इतना नाकस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, इवन गोश्त इतना बुरा ले आते हैं। तो माड़ा आदमी होता है वो बेचारा उस वक्त ना कोई फड्डा डाल सकता है ना कुछ। तो मेहमान आए हुए हैं, वो खुद शोर मचा के तो नहीं ये मशहूरी कर सकता कि जी अच्छा नहीं पका हुआ। और दूसरी तरफ जो तगड़े बंदे हैं, इनको पता है कि उनसे हमने पैसे खुले डुले ले लेने हैं और उसमें हमें फायदा भी ज्यादा है, वहां पे ये बेहतरीन गोश्त लेके गए। और माड़े बंदे की तरफ लून मिर्चें भी सबसे नाकस, प्याज धनिया भी गला हुआ सारा, हर चीज बुरी डाल के पका पकू के करनू करके उनके आगे रख के पैसे उनसे बेचारों से जेबें खाली करके निकल जाते। हाँ जी। ओ भाई, खानदानी काम है हमारा, बाप दादा के नाम को धब्बा नहीं लगने देंगे। ओ भाई, मैं जानता हूँ आपके खानदान को, आपके अबू गोलगप्पे बेचते थे, दादा आपके दुपट्टे रंगते थे। आप कौन खानदानी बना रहे हैं खाने? खानदान का इसके जो सबसे मोतबर आदमी है, इसका मामू, वो जेबें काटता है। भैया ना दुनिया में लेना, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, लिहाजा 12 साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं हुआ। फीफा फीफा करा देती तू जालिमा। क्या अच्छा ईमान से फीफा कप कराया कतर वालों ने, इतना मुझे मजा आ रहा है आजकल कि अल्लाह ताला इनको बड़ी जजा दे कतर की हुकूमत को कि इन्होंने सारी दुनिया में मुसलमानों की बाकायदा इज्जत रखी। इज्जत बड़ी बढ़ाई है, बड़ी इज्जत। और आज मैं सोच रहा था चूंकि शोरो गोगा है पूरी दुनिया में फीफा के हवाले से, और हमारे मुल्क के अंदर भी लोग बड़ी दिलचस्पी से फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चंद फीफा की दिलचस्प बातें जो मेरे सामने आई मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करूं। जी। ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ना जी, ये पहला वर्ल्ड कप 1930 में
यूरुग्वे मुल्क में हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। उस वक्त दावतनामे तो सारे मुल्क मेंबर हैं उनको मौसूल हुए थे, मगर चूंकि 1930 और इतना सफरी निज़ाम अच्छा नहीं था, ज्यादातर लोग जो हैं वो बहरी जहाज़ों पे सफर करते थे, इसलिए सिर्फ 13 मुमालिक ने इस फीफा वर्ल्ड कप में, जो पहला फीफा वर्ल्ड कप था, उसमें हिस्सा लिया था। ये टोटल 18 दिन का वर्ल्ड कप था। अच्छा, इसमें क्वालिफाई राउंड भी नहीं था हुआ, सीधे सीधे एक दूसरे के साथ मैच हुए थे और पहले राउंड में 9 टीमें बाहर हो गई। 4 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल हुआ। पहला जो सेमीफाइनल था वो अमेरिका और अर्जेंटाइन के दरमियान हुआ, दूसरा यूगोस्लाविया यूरुग्वे के दरमियान हुआ। अच्छा। है जी। और ये सेमीफाइनल में यूरुग्वे जीत के फाइनल में आ गई और साथ आ गई अर्जेंटाइन। तो यूरुग्वे जो थी ना जी, उसने पहला वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, दूसरी दिलचस्प बात जो आपको बताना चाह रहा हूं, 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, लिहाजा 12 साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं हुआ। 12वें साल यानी 1950 में दोबारा वर्ल्ड कप शुरू हुआ। ये कप ब्राजील में हुआ था। अच्छा। इस दफा भी यूरुग्वे ने ही जीता था ये दूसरा वर्ल्ड कप भी। वैसे कप जीतने वाले मुल्कों का जायजा लिया जाए तो उसमें ब्राजील 5 दफा ये वर्ल्ड कप जीत चुका है, फिर 4 दफा जर्मनी और 4 दफा इटली जीता है। अच्छा, फ्रांस, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे 2-2 दफा जीते हैं, और इंग्लैंड, स्पेन 1-1 दफा ये वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा, जो अगली दिलचस्प बात मैं बताने लगा हूं उस पे आप सबको हंसी आएगी। ये जो वर्ल्ड कप है ना, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, जो मिलना होता है, ये 2 दफा चोरी हुआ है। 1930 से 1970 तक फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी ना, उसका नाम एक यूनानी देवी के नाम पे रखा गया था। अच्छा जी। उस ट्रॉफी का नाम था विक्ट्री। उस पे यूनानी देवी बनी हुई थी और जिसने सर पे कप उठाया हुआ था। अच्छा, ये ट्रॉफी थी कांसी की बनी हुई और गोल्ड प्लेटेड थी, यानी इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ये एक दफा तो 1966 में चोरी हुई थी। अच्छा, उस वक्त तो खैर एजेंसियों ने और पुलिस ने ये ट्रॉफी ढूंढ निकाली थी। 1970 में दोबारा चोरी हुई थी, फिर नहीं मिली, चूंकि उन्होंने, मेरे हाल चोरों ने ना जी उसके स्पेयर पार्ट खोल खोल के बेच दिए। यार हंसी वाली बात नहीं है, इसीलिए नहीं मिली। अगर अभी चोरी हो गई ट्रॉफी तो उन्वासा पे है। 1974 में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी दोबारा डिजाइन की गई। इस ट्रॉफी को आप गौर से देखें तो इस डिजाइन में 2 बंदों ने अपने हाथों में पूरी दुनिया का नक्शा उठाया। ये ट्रॉफी 6 किलो सोना लगा के बनी हुई है, असली सोना 6 किलो, और इसकी कीमत आज के डॉलर के रेट के हिसाब से पाकिस्तानी 4 अरब 44 करोड़ रुपये है। और 1974 में इंतजामिया ने चोरी के डर से ना जी जर्मनी जीता था, तो उसको असली ट्रॉफी सिर्फ दिखाई थी। अच्छा, जी जी जी, मैदान में उनको नकली ट्रॉफी दी गई थी। और असली ट्रॉफी है ना जी, वो फीफा वर्ल्ड कप के म्यूजियम में पड़ी हुई है, और उसके म्यूजियम के ऊपर गोगे जितना बड़ा ताला लगाया हुआ। अच्छा, वो वाहिद ताला है जो गोगे जितना है, मगर उस ताले को भूख नहीं लगती। वरना आपको पता है छोटे छोटे ताले भी जो हैं वो कहते हैं पहले मैंने सरों का तेल पियाओ मैं फिर खुलांगा, मगर इस बड़े ताले को कोई भूख शोख नहीं लगती। अच्छा, ये वाला जो ट्रॉफी का डिजाइन है ना जी, ये 2038 तक चलेगा। अच्छा, फिर 2042 में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नई बनाई जाएगी, नई डिजाइन की जाएगी। अजीजी, ये जुल्फी खेल सकता है फुटबॉल? हाँ जी, टेप बॉल से खेल सकता है। क्योंकि बड़ा फुटबॉल इसको ज्यादा पड़ेगा। ये ना हो गए फुटबॉल नु किक मारे ते दी अपनी उल्टबाजी लग जाए, पर फुटबॉल उथे ही प्यार है। हाँ, छोटा जो गेंद होता है रबड़ का, टेप बॉल जिसे कहते हैं, उसको रख के उसके साथ ये फुटबॉल खेल सकता है। और अगर ये कहे तो मैं जुनैद के ससुराल जाके तरला मेहनत करके तो ओडा को फुटबॉल तुम्हें बनवा देता। ये ओडे को फुटबॉल के नीचे भी आगे जख्मी हो सकता है, इसके लिए मेरा ख्याल है जो टेबल टेनिस वाला पिंग पोंग नहीं होता वो काफी है। भी ठीक है, उसके साथ खेल लिया करो। अब कोई जरूरी नहीं है यार बड़े फुटबॉल ना रिस्क ले आ जाए, की जरूरत है? नहीं जी, तुसी हुण बड़े बैठे हो, आप ही लै दो जेड़ा खिडौना बच्चे नूं लै के देना। वैसे तुम खेले छोड़ो, बच्चे पालो।
अच्छा जीजी भाई, ये जो असली वर्ल्ड कप है ये किस म्यूजियम में पड़ा हुआ है, तो उस शहर का नाम क्या है? यार ज़हन में रखो कि वर्ल्ड कप है, आइसक्रीम का या दूध पत्ती का कप नहीं है। तुम क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? चोरों से बचा के उन्होंने उधर रखा हुआ है, तुम क्यों पूछ रहे हो? एहो जी गल भी करेगा तो फड़िया जाएगा। मैं कड़ा शेर खान का पुत्र। ओ यार शेर खान का पुत्र नहीं, मगर शक तो गुजर सकता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जब पहले बताया कि उन्होंने चोरों से बचाने के लिए उधर रख दिया हुआ है। और सोना देखो उस पे कितना लगा हुआ है, 4 किलो। रकम देखो उस पे कितनी खर्च हुई हुई है। क्यों वो बताएं कि शहर में पड़ा हुआ है? इन्होंने दसना। और वैसे भी वो सिर्फ कप है, उसके साथ पिर्च नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आई की जगह वही लग जाए तो इलनेस भी वेलनेस बन जाती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।